बच्चों आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट वीडियो देखेंगे जो कि क्लास 10th लेवल पे होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कार्बन की। ठीक है, और उसके बाद हम उसके कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, बात करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन एक नंबर के बनते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कार्बन क्या कहता है? हिस्ट्री ऑफ कार्बन ये कहता है कि भाई हमारे अर्थ पे जो कार्बन है वो कितना है टोटल, तो टोटल है 0.05%। ठीक है, कितना है? तो टोटल है आपका 0.05%, जिसमें आपका जो है ये दो फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से 0.02% जो है वो मिनरल्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? तो मिनरल्स के फॉर्म में होता है। और वहीं जो है 0.03% जो है वो गैसेस के फॉर्म में है, जो कि किसके फॉर्म में है? तो CO2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन आपकी हो गई कि भाई ये क्या है? कार्बन है। कार्बन का जो है रेशियो क्या है, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, कितना आपका प्रेजेंट होता है? तो टोटल है आपका 0.05% प्रेजेंट होता है, और जिसमें से 0.02% जो है मिनरल्स के फॉर्म में होता है और 0.03% जो है गैसियस फॉर्म में होता है, जो CO2 के फॉर्म में होता है। इसके बाद ये तो एक पॉइंट हो गया इसकी हिस्ट्री का। दूसरा पॉइंट ये है भाई कि ये क्या है? तो वर्सेटाइल। ये क्या है? तो वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, तो वर्सेटाइल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ ये आसानी से कंबाइंड कर जाता है, किसी के साथ आसानी से रह जाता है। क्यों कंबाइंड कर जाता है? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो बात करें तो टोटल इसमें जो नंबर ऑफ है वैलेंसी वो 6 है। तो 6 का मतलब क्या होगा कि पहले ऑर्बिट में 2 हो जाएगा और दूसरे ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा बॉन्डिंग करता है? तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है बेटे जिसमें हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो शेयरिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप इसकी टेंडेंसी को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? 4 आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर हम इस कार्बन को ऑब्जर्व करें तो इन 4 में क्या हो रहा है कि इनके अंदर ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो इससे क्या मतलब बन रहा है? तो इससे मतलब ये बन रहा है कि ना ही ये लूज कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये क्या करेंगे? तो ये शेयरिंग करके अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इट मींस कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो शेयरिंग में क्या होता है? जिसमें अगर हम इस कोवैलेंट को देखें ना तो आपको मिलता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर आपको मिलेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर आपको मिलेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जनरली क्या होता है ना कि जो गैसेस होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। जैसे सिंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लो, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बेटा उसका क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? लो होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये इजीली टूट भी जाते हैं। ठीक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अच्छा अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे और भी कुछ पार्ट जो बच जाते हैं हमारे कार्बन के, उसकी बात करेंगे। तो जैसे कार्बन को अगर हम ले ले तो कार्बन में 2 पार्ट आप डिवाइड कर दो। पहला आप कर दो कैटिनेशन, कैटिनेशन, और सेकंड वन है टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें जब कोई कार्बन जो होता है ना
वो किसी अदर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन या हाइड्रोजन के साथ क्या कर जाए, कंबाइंड कर जाए, तो इस प्रोसेस को ही हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो कार्बन जो होता है सिलिकॉन या हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइंड कर रहा है, उसमें नंबर्स ऑफ एटम्स जो है 7 या 8 तक भी ये क्या करते हैं, आराम से कंबाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कैटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि कार्बन जो है वो सिलिकॉन के साथ या किसी अदर एलिमेंट्स के साथ अगर कंबाइंड कर जाता है तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरा जो पॉइंट इसमें है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी को भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा था कि भाई टेट्रावैलेंसी का मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको ही हम उसकी टेट्रावैलेंसी का नाम देते हैं। तो कार्बन क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वर्ड देख करके समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। ठीक है, और जब इन्हीं के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे इसकी बॉन्डिंग अलग अलग होती है। जैसे इस हाइड्रोकार्बन को अगर हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट दें, पहला कर लें सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और दूसरा हो गया आपका अनसेचुरेटेड हो गया। ठीक है, अनसेचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर ले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा दो चीजें, पहला हो जाएगा डबल बॉन्डिंग। ठीक है, और दूसरा इसमें एक और आता है ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, अब सिंगल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि जब कार्बन के चारों तरफ जो ये बॉन्डिंग है वो क्या हो जा रहा है, सिंगल सिंगल अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सिंगल बॉन्डिंग के नाम से समझेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से हटाएं तो एक कार्बन के बीच में ऐसे समझो, जब दो कार्बन के बीच में क्या हो जाए कि सिंगल बॉन्ड हो जाए, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि सिंगल बॉन्डिंग से बनता है। और वहीं जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो पार्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला डबल बॉन्ड का, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये हमारा हो गया क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्डिंग, और एक हो जाएगा आपका अनसेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का, जिसको बोल सकते हैं हम ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग दिख रही है आपको, ये सिंगल बॉन्डिंग को हम लोग बोल सकते हैं एल्केन। क्या बोल सकते हैं, एल्केन। लास्ट में अगर ANE जुड़ा रहता है तो सिंगल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और जो अनसेचुरेटेड है उसमें दो पार्ट हो गए, तो पहला हो गया एल्कीन, ENE, जहां पे ENE है मतलब वो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और तीसरा हो गया एल्काइन, YNE, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, तीन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें दो तरीके का आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डिंग का होता है, जिसको एल्केन कहते हैं, जिसमें दो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड होगी। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि डबल बॉन्ड की, तो इसमें जो दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और अगर वहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन की बॉन्डिंग करते हैं बेटे। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात कर लें तो जो आपका सिंगल बॉन्ड वाला एल्कीन है, इसका फॉर्मूला होता है CN
CnH2n+2, ठीक है। और यहीं अगर हम एल्कीन की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर यहीं एल्काइन की बात कर लें तो CnH2n-2, ठीक है बेटे। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में चलते हैं, ठीक है। तो इसके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक या कैसे चेन बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चे हमारा स्ट्रेट चेन आता है, ठीक है। क्या आता है? तो स्ट्रेट चेन आता है। स्ट्रेट चेन क्या होता है? स्ट्रेट चेन का मतलब ये हो गया कि भाई जो कार्बन है वो लगता जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका स्ट्रेट चेन चल रहा है, ठीक है। इसमें कहीं ब्रांचेस नहीं है। अगर ब्रांचेस हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो ब्रांच्ड चेन बोलेंगे। ब्रांच्ड चेन में क्या होता है, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां से एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसके चारों तरफ लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां से एक एक तो गया ही है, 3 लगाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप एक लगा दीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको? ये ब्रांच जो है चेन दिखाई दे रहा है। तो एक हो गया स्ट्रेट चेन और दूसरा हो गया ब्रांच चेन। बात करेंगे वो साइक्लिक सैचुरेटेड चेन की बात करेंगे। साइक्लिक सैचुरेटेड चेन में क्या होता है? जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो क्या होगी? सिंगल सिंगल बॉन्ड होगी। और ये क्या है? साइक्लिक का मतलब पूरी तरीके से कवर रहेगी, घिरी रहेगी। तो इसको बोलेंगे हम साइक्लिक सैचुरेटेड चेन। और वहीं पे अगर हम दूसरा ले लें साइक्लिक अनसैचुरेटेड चेन, तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड चेन क्या होता है? जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड चेन है उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल डबल हो जाएगा। तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड चेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब पहले समझ लो क्या होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होंगे वो सेम होंगे, तो उसको ही हम स्ट्रक्चरल आइसोमर का नाम देंगे। जैसे हम बात कर ले भाई कि जो ब्यूटेन है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, वो आपको आइसोमर कैसे बन सकता है? तो एक तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यही हो गया, ठीक है, जिसमें आपने क्या कर दिया है? ये हाइड्रोजन को ऐड ऑन कर दिया। एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्यूटेन का। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? जिसमें 4 कार्बन होते हैं बेटे, उसको ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। अब इसका आइसोमर कैसे बन सकता है? तो एक कार्बन ले लीजिए, 2 कार्बन ले लीजिए और उसके बना दीजिए ब्रांच। जब ब्रांच बना देंगे तो यहां से तो इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को यहाँ मिल जाएगा। यहां से फिर कितने मिल जाएंगे? 3 मिलेंगे। यहां से भी आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए पूरा का पूरा, ये दोनों के जो है कंपोनेंट तो सेम है लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका हेटेरो एटम्स, ठीक है। हेटेरो एटम्स क्या होता है? हेटेरो एटम्स ये होता है कि जब किसी भी ग्रुप से, जैसे कोई अगर हमने कंपाउंड बना लिया, ठीक है, और इस कंपाउंड से हमने क्या कर लिया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई और ग्रुप ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे OH ग्रुप ऐड ऑन कर लिए या कोई और जो है अगर हम वहां पे एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं ड्यू टू गोइंग टू बैलेंस देयर पोजीशन, है ना, उसके बैलेंसी के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से हमने क्या कर दिया?
वहां पे उसको ऐड ऑन कर दिया, तो उस एटम को बच्चे बोलते हैं हम हेटेरो एटम्स। और यही हेटेरो एटम्स क्या होते हैं कि यही हेटेरो एटम्स आपका फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। यही हेटेरो एटम्स क्या करते हैं, तो आपका फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कहां कहां काम करेगा। बेटे अभी इस तरह हेटेरो एटम्स को और उसके फंक्शनल ग्रुप को हम एक जगह अरेंज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कौन सी चीजें कहां पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसकी, तो हेटेरो एटम्स की बात करेंगे। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और लास्ट में जो हम बात करेंगे उसके फॉर्मूले की बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो जनरली हेटेरो एटम्स होते हैं वो हेटेरो एटम्स हैं क्या, हेटेरो एटम्स हमने बताया कि किसी भी कार्बन के जो ग्रुप बन रहे हैं उसमें से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अलग एलिमेंट जो उसकी बैलेंसी को फुलफिल करता हो उसको अगर हम वहां पे एडजस्ट कर देते हैं तो उसको हम हेटेरो एटम्स कह रहे हैं। तो जिसमें जैसे एक हेटेरो एटम्स हो गया क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, ये दोनों हैं, जिसको अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो हेलो क्लोरो क्लोरो या ब्रोमो के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा Cl2 एक डॉट लगेगा और या Br2 एक डॉट लगेगा, ठीक है, ताकि इसके साथ जो है पहले आप कार्बन को ऐड ऑन करते चलो। दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा आपका एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है कि OH लगता है और कार्बन के पहले, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग ये दिखा रहा हूं वो जो चेन दिखा रहा हूं उसमें कार्बन के बाद जस्ट आपको एल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपका कार्बन होगा, इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। वो आता है कीटोन का। तो कीटोन में क्या होगा, आपका जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो तो कंबाइन करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से, क्योंकि बीच में सेट होता है, ये क्या होता है, तो बीच में सेट होता है, जिसके कारण क्या होता है दोनों तरफ से कार्बन की चेन के लिए ऑप्शन ओपन रहते हैं, उसको हम बच्चे बोलते हैं कीटोन। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो आपका एक साइड में OH ग्रुप से जुड़ेगा और दूसरे साइड में O से जुड़ेगा और तीसरा साइड आपका ओपन साइड रहता है जिसमें कार्बन से वो जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप और उसके फॉर्मूले। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन द होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज को समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और इसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो होमोलॉगस का होमो का मतलब ये होता है एक समान, ठीक है, मतलब ऐसा सीरीज जिसमें क्या हो जाए कि उसके कुछ कुछ यूनिट्स जो हैं बदलते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज का नाम दे सकते हैं। जैसे में पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि भाई द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, मतलब जो कार्बन की चेन होगी उसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज को ही हम लोग होमोलॉगस सीरीज का नाम देते हैं। और एक क्रमिक मतलब रेगुलर मोड पे इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन देखने को आपको मिलता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने CH3OH, ये पहला है, फिर दूसरा है C2H5OH। कितने का अंतर हो रहा है, तो देखोगे तो यहाँ पे CH2 का अंतर हो रहा है, सब में CH2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के गैप सब में मिल रहा है। तो पहला क्या होगा, CH3OH हो गया, दूसरा C2H5OH हो गया, तीसरा C3H7OH हो गया और चौथा C4H9OH हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक सक्सेसिव मोड में फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके की सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं।
और जो ये सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो कितने से डिफर हैं, तो CH2 से डिफर हैं। और CH2 से डिफर है तो उनके अंदर कितने मास का डिफरेंस आएगा, तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। कैलकुलेट कर लेना आप इसको, ठीक है, 14 यूनिट से डिफरेंस आएगा। इसके बाद अगर बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो बच्चे सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो जा रहा है। तो डिफरेंट हो जाने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे तब। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर मास इतना बढ़ता जाएगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी बात हमारी होमोलॉगस सीरीज की। अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की, जो कि कार्बन के कंपाउंड का करेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ कार्बन कितना है, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, और उसके बाद हम उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, तो उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले जो वर्ड लगता है, और सफिक्स मतलब सफिक्स मतलब जो बाद में वर्ड यूज होता है, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, एल्केन दिख रहा है, तो एल्केन का सफिक्स क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। एल्काइन दूसरे नंबर पे है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। तीसरे नंबर पे एल्कोहल है, OL हो जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का AL हो जाता है। कीटोन है, अभी कीटोन का ONE, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होता है, प्रीफिक्स यूज होता है बेटे, जिसको क्लोरो यूज करते हैं। क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, इस तरीके का मटेरियल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई इट इज अ सफिक्स। अगर सफिक्स हम ऐड कर रहे हैं तो लास्ट में जो कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसमें जैसे लास्ट में ई लगा हुआ है, जैसे इसमें देखो ई लगा हुआ है, तो ई को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना, वहां से हटा देना है। और वहां पे जो ग्रुप मेंबर है, जो ग्रुप का पार्ट है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे में इफ अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव्ड, जो फाइनल है, जैसे मान लो मेथनॉल बनाना है मुझे, तो मेथनॉल में मेथेन में क्या है, लास्ट में ई है, ई को कर देना है रिप्लेस, और क्या जोड़ देना है वहां पे, OL जोड़ देना है, तो हो जाएगा मेथनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी एक शॉर्ट समरी है हाउ टू गिव द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जो चेन बन रही है उसका हम कैसे नामांकन कर सकते हैं। तो ये मेजर 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप जो है नॉमेनक्लेचर कर सकते हो किसी भी कार्बन कंपाउंड का। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड पे। तो सबसे पहला जो है आपको कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में दिख रहा है वो है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, हीट और लाइट निकलता है, ठीक है, क्योंकि बर्निंग से होगा ही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। CH4 यहाँ पे जो मेथेन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। मेथेन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है, वेपर के फॉर्म में देगा वाटर, हीट और लाइट रिलीज कर देगा। ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है वो क्या है, तो वो ये है कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं ब्लू फ्लेम के साथ। कब, जब एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, गुड सप्लाई होता है एयर का तब। और वहीं पे येलो फ्लेम के साथ जलेंगे जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगा, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, येलो फ्लेम के साथ जलने लगेंगे। एक क्वेश्चन इससे बनता है। दूसरा, अगर वहीं हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या करते हैं, ये तो सूटी फ्लेम देते हैं, मतलब फ्लेम के साथ साथ हल्का हल्का ये
म्यूजिक साउंड देंगे। ठीक है। तीसरा, इस एक और क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ देता है, लेकिन जनरली वो बायो का क्वेश्चन है कि जो कोल और पेट्रोल बर्न होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं, और जब ये हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। और एसिड रेन क्या होता है कि व्हेन द रेन कंबाइंड विद द हार्मफुल गैसेस एंड प्रेसिपिटेट ऑन द अर्थ इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है, ये हो गया आपका कंबस्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या होगा कि इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, रिएक्टेंट का, और कोई नया प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, उसको ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो CH3CH3OH, यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। क्यों रिमूव हो जा रहा है? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है आपका और या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दोनों में से कोई एक या दोनों, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या कर दे रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है बच्चे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन दिख रहा होगा कि कार्बन की चारों तरफ R की बॉन्डिंग है, सिंगल सिंगल, और दो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, निकेल जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहां पे दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि निकेल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, तो इसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसी रिएक्शन को परफॉर्म करके वेजिटेबल ऑयल को जो है बच्चे कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में। ठीक है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या है, हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, एंड ऑयल भी, उसका ऑयल भी। लेकिन वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग फॉर कुकिंग के लिए। ठीक है, मतलब उससे हम खाना बनाते हैं। तो तीन आपके रिएक्शन हो गए, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, और लास्ट आपका बच गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट बच्चे जो टॉपिक है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है कि माइनस करना है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको CH4Cl, अब यहाँ पे CH4 क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन एक ब्रेक डाउन हो जा रहा है, जो क्या बना लिया, तो CH3 बना लिया। और यहाँ क्लोरीन क्या है, यहाँ गैसेस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे टूट गया वो, तो एक जो है क्लोरीन जुड़ गया CH3Cl के साथ, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ था वो हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ करके बना लिया क्या, आपका HCl। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है बच्चे, उस रिएक्शन को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम दो की बात करेंगे। पहला है एथेनॉल और दूसरा है आपका एथेनोइक एसिड, और ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए एथेनॉल क्या होता है, फॉर्मूला है C2H5OH, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए ऑल लगेगा, एथेनॉल हो गया। और जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो समझ लो ये अल्कोहल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल क्या है, तो एथेनॉल जो होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले तो एथेनॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है तुम्हारा 156 केल्विन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भैया सॉल्युबल इन वाटर है। तीसरा क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो 351 केल्विन है। और ये इसका टेस्ट कैसा लगता है, तो जैसे कोई चीज जल जाती है ना, उस तरीके से इसका टेस्ट, बर्निंग टेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये तो हो गया इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि भाई जो कंज्यूमशन होता है डाइल्यूट एथेनॉल का, वो क्या करता है कि सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज करता है। ठीक है, और अगर आप नीट जो है प्योर अल्कोहल ले लेते हो तो ये आपको लीथल मींस की आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है, डेथ तक कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एथेनॉल का कंज्यूमशन जो है बहुत कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं एथेनॉल की।
तो जो सोडियम के प्रेजेंस में अगर ये इथेनॉल क्या होता है, रिएक्ट होता है, तो आपको देता है क्या, सोडियम एथॉक्साइड देता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। और वही जो है इथेनॉल जो है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के जो है प्रेजेंस में 443 केल्विन के ऊपर अगर ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, तो एथेन दे देता है और वाटर को रिलीज कर देता है। तो ये बच्चे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। कुछ यूजेस की बात कर लें तो सबसे पहला तो इसका यूज यही है कि भाई ये सोप और कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज क्या है, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज होता है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है। तीसरा लेबोरेटरी में पाया जाता है, एज अ रिएजेंट के फॉर्म में रखते हैं इसको ताकि हम रिएक्शन करा सकें। और मेडिसिन और टॉनिक में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप कफ सिरप लेते हो तो उसमें भी आपको इसके एथेनॉल की जो है अमाउंट दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट समरी है एथेनॉल की। अब आ जाते हैं इथेनोइक एसिड पे। इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH, ठीक है। ये इथेनॉल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो 290 केल्विन होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 391 केल्विन होती है। ये लिक्विड में क्या होता है, तो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि इथेनॉल उसमें मिक्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तो इसमें ये क्या है, तो आपको श्योर टेस्ट देता है। ये कौन सा टेस्ट देता है, श्योर टेस्ट। यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 391 केल्विन है, ठीक है। मिसिबल इन वाटर मतलब वाटर में अगर इसको मिक्स किया जाएगा तो पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इसमें मिक्स है इथेनोइक एसिड। इसका टेस्ट कैसा होता है, तो श्योर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है। ये तो कॉमन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करो तो जो इसका विनेगर बनता है, विनेगर में जो है इसके क्या होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये विनेगर क्रिएट करता है। अगर प्योर एसिटिक एसिड ले लिया जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो एसिड होता है जो बर्फ की तरह दिखाई देता है एकदम, ठीक है, इसीलिए उसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई जब एथेनोइक एसिड में क्या होता है, जब सोडियम से वो रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट बनता है सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। जब इथेनोइक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोडियम एथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देता है। और जब इथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ईस्टर दे देता है और वाटर रिलीज कर देता है। ईस्टर क्या होता है, स्टेरिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। और इसके यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में आपको दिख रहा है बेटे यहाँ पे विनेगर बनाने के काम में आता है, पिकल्स को डिसॉल्व करने के काम में आता है, फूड को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये होलसेल पार्ट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टेरिफिकेशन। जो स्टेरिफिकेशन होता है वो क्या होता है, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, जो आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या कर जा रहा है, एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, कब, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये क्या दे रहा है आपको, ईस्टर दे रहा है, ठीक है। और इसी ईस्टर को जब हम हीटिंग देते हैं, ठीक है, मतलब हीट दे दिया है किसको, जो ये हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं एसिड या बेस को अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, फिर से वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। फिर से कहानी समझो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। उसके बाद एक और आपका डेफिनेशन आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं किसको, एसिड और बेस को, तो क्या होता है कि जो ईस्टर होता है वो ब्रेक कर जाता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक एसिड के साथ रिएक्शन है और एक बेस के साथ रिएक्शन है, तो इस तरीके का आपको क्या हो जा रहा है कि वापस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें एक वर्ड और है कि भाई जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर,
को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में आपके, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को हम क्या बोल सकते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, बात कर लेते हैं हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में। सोप क्या है, तो सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का मिक्सचर होता है, या यूं कह लो कि सोप जो है इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, ठीक है। जो टॉपिक है बच्चे वो हमारा सोप और डिटर्जेंट है। तो सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन जो बनता है वही क्या क्रिएट करता है, तो सोप को क्रिएट करता है। और जो ये सोप होता है बच्चे वो सॉफ्ट वाटर में केवल एक्टिव होता है, हार्ड वाटर जहां पे आ जाएगा ना वहां पे वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो क्या होता है, अमोनियम या तो सल्फोनेट का जो है मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं। और ये दोनों वाटर, सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर, दोनों में क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। डिटर्जेंट को फिर से सुन लो। डिटर्जेंट क्या है कि अमोनियम और सल्फोनेट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि आयनिक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक के नाम से जान रहे हैं, और उसका एक लॉन्ग चेन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक के नाम से समझ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तो वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं सोप मॉलिक्यूल्स को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सोप का मैंने मॉलिक्यूल को बनाया भी है, यहाँ पे आयनिक एंड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये कैसे क्लीननेस की बात करता है, तो भाई आपको पता है कि जितने भी डर्ट होते हैं या जो ऑयल नेचर के दिखते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट डर्ट ऑयली इन नेचर एंड दे आर हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद डर्ट। ये क्या होते हैं, डर्ट के साथ जुड़ जाते हैं। वाइल जो आयनिक एंड है इज सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आयनिक एंड क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा चारों तरफ से। फिर फाइनली क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मेजल्स। जो फॉर्मेशन हो जाएगा रेडियल स्ट्रक्चर का, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑयली ड्रॉपलेट्स हैं, इसके चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, घिर जा रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को ही मेजल्स का नाम देते हैं बच्चे हम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है कि इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि एंड इमल्सन। जब ये इमल्सन होता है तो क्या होता है कि सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, और जब सोप मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं देन द क्लोथ्स नीड टू बी मैकेनिकली इग्निटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द क्लोथ्स। तो जब सोप मॉलिक्यूल आते हैं, मिक्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, मैकेनिकली क्या करते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो डर्ट होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, स्कम। स्कम क्या है, जब वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ जब वो रिएक्ट करते हैं बेटे सोप मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये क्या होते हैं, ये क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जिसको ही हम स्कम कहते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, कैसे होते हैं, तो ये जो है क्लीनिंग एक्शन के थ्रू रिलीज होते हैं। ये देखा होगा, डर्ट बैठ जाता है ना किनारे, काला काला सा पूरा जम जाता है, क्योंकि वो वाटर डिसॉल्व नहीं होता, उसी को स्कम कहते हैं। यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम्स दिस problems as the detergent molecules prevent the formation of insoluble product and thus the get cleaned। और ये क्या करता है, उसी सारी चीजों को ये रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद क्या होता है कि आपका जो क्लोथ्स होता है पूरे तरीके से क्लीन हो जाता है, ठीक है। आपके होलसेल चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बेसिक से थोड़ा हटके भी है, थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है, इसलिए जो है आप पूरा अच्छे से इसको रिवाइज करेगा। अगर कोई डाउट होता है देन यू आर गोइंग टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट मी, ओके।